गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई आदमी कंफर्म करिए मेरी आवाज सुनाई दे रही है। Good morning, sir. Clear, everyone. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जस्ट अ मिनट। ओके आयशा, थैंक यू थैंक यू। सो एज यूजुअल लेट अस स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम प्रणव कुमार है, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। और मैंने इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, पटना के मौलाना आजाद कॉलेज से। बाद में फिर मैंने एमबीए किया मुंबई के वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। और सीरेक में मैं 17 ईयर्स तक काम किया। वहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोजीशन से स्टार्ट करके ज्वाइंट डायरेक्टर के पोजीशन तक गया। अभी मैं फुल टाइम एंटरप्रेनर हूँ। और लोग अलग दूसरा अलग और एंटरप्रेनर्स को, बिजनेस ओनर्स को, उनके बिजनेस को ग्रो कराने में मदद करता हूँ। तो एज ए बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजिस्ट मैं सफल व्यापार में काम करता हूँ, सफल व्यापार के बैनर तले। उसी क्रम में अपना संडे को हर बिजनेस कोचिंग सेशन होता है। अब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आप लोग का भी परिचय हो जाए। किस बिजनेस में है, किस सिटी से हैं, अगर टाइप करें तो अच्छा रहेगा। आप लोग किस सिटी से हैं और आपका बिजनेस किस तरह का है। मानसी फ्रॉम दिल्ली। यस मानसी। और लोग एटलीस्ट सिटी नेम किस किस शहर से हैं, टाइप कीजिए फटाफट। क्या दिक्कत है क्या टाइप करने में? तो माइक ऑन करके बोल दीजिए। शशांक गुप्ता फ्रॉम लखनऊ। अफजल हुसैन फ्रॉम हैदराबाद। गुड उषा काले फ्रॉम पुणे, आईएसओ कंसल्टेंट। मानसी सिंगल मेकिंग इनोवेशन ड्रिवन सिस्टम फॉर सेफ्टी, ऐसा फातिमा हैदराबाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, गुड 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 गुड। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। वेरी नाइस। सो आज के सेशन में का जो एजेंडा रहेगा, हम लोग पहले समझेंगे कि कैश फ्लो होता क्या है, कैश फ्लो का बिजनेस पर असर कैसा पड़ता है, और फिर हम कैश फ्लो को मैनेज कैसे करें, कैश फ्लो माइंड से डेवलप करेंगे कैसे करें, 5 तरह का कैश फ्लो ड्राइवर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, हम कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करें, उसका एक वर्कशीट दूंगा, उसको प्रैक्टिकल कैसे अपने बिजनेस में यूज करें वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस में जो स्ट्रेटजी होता है वो ग्रोथ को डिसाइड करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वही रिजल्ट देता है। लेकिन यह स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन को फ्यूएल कौन देता है? तो कैश। अगर कैश नहीं है तो कितना भी बड़ा स्ट्रेटजी नहीं काम कर सकता। कैश नहीं है तो आप एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकते हैं। तो कैश जो है ना, कैसे जैसे गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही बिजनेस में कैश की जरूरत होती है इसको चलने के लिए। यह फ्यूल है, फ्यूल हमारे बिजनेस का। ठीक है, कितना भी बढ़िया गाड़ी रहे, उसका चाहे इंजीनियरिंग एक्सीलेंस कितना अच्छा रहे, उसका रोड होल्डिंग कैपेसिटी गाड़ी का कितना भी अच्छा रहे, कितना भी लग्जरी गाड़ी रहे, लेकिन उसका अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो सब मीनिंगलेस है। आपको धक्का दे के आगे ले जाना पड़ेगा, कहीं दूर जाके पेट्रोल ढूंढ के, डीजल ढूंढ के, गैस ढूंढ के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कैश चाहिए। बिना कैश के हमारा बिजनेस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्लियर? चाहे आपके पास कितना भी बढ़िया लोग हो, कितना बढ़िया आपका आइडिया हो, कितना टॉप क्लास का आपका प्रोडक्ट हो, कस्टमर बेस बहुत अच्छा हो और आरएनडी बहुत अच्छा हो, लेकिन कैश नहीं है तो सब मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे गाड़ी में कितना भी अच्छा इंजन हो, कितना लग्जरी सिस्टम हो, लेकिन फ्यूल के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही हमारा बिजनेस चाहे कितना भी सब कुछ अच्छा हो, फ्यूल के बिना नहीं चल सकता है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि कभी भी
आउट, मतलब डोंट रन आउट ऑफ फ्यूल। कभी भी फ्यूल गाड़ी में खत्म नहीं होनी चाहिए, बिजनेस में फ्यूल खत्म नहीं होनी चाहिए। सो आज के बीच जो सेशन है उसका मेन जो एजेंडा है, प्राइमरी जो गोल है ऑनलाइन में, कि कैसे हम अपने बिजनेस को आउट ऑफ कैश होने से रोकें। फाइन, कैसी स्ट्रेटजी अपनावे, कैसे चलें कि कभी हम आउट ऑफ फ्यूल नहीं हो, आउट ऑफ कैश नहीं हो। कैश को आप दो ऐसे समझिए कि कैश ऑक्सीजन के समान है, कि जैसे ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिले तो 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन खाना अगर नहीं मिले तो हम 2 दिन 3 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं, इवन सप्ताह भर तक भी जिंदा रह सकते हैं पानी पी के। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है हमारे बिजनेस का वो फूड के समान है, कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन फूड नहीं भी खाए तो चलेगा, और इसी तरह प्रॉफिट 2 4 महीना, एक आध 2 साल नहीं भी आवे प्रॉफिट तो चलेगा। लेकिन कैश ऑक्सीजन है, कैश के बिना हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। कैश ऐसे भी डेली लाइफ में देखिए, पर्सनल लाइफ में देखिए कि कैश हमें क्या देता है, पावर देता है। कैश हमें इंडिपेंडेंस देता है। फाइन, इसीलिए तो हम सब लोग पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं, ताकि हमें स्वतंत्रता मिले, हमें पावर मिले, हमें जो हमें चाहे वैसा कर सके, हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझे। वैसे ही बिजनेस में जो कैश है, अगर आपके पास अच्छा कैश है तो आपके पास क्या हो जाता है, मार्केट का डाउन टाइम को फेस कर सकते हैं, R&D में लगा सकते हैं, बल्क डिस्काउंट पर इन्वेंट्री खरीद सकते हैं, आप निगोशिएशन पावर आपके हाथ में होगा। लेकिन कैश अगर नहीं है तो सेल करने जाएंगे तो आप इस तरह से सेल करेंगे कि लगे कि आप ही की मजबूरी है सेल करना, नतीजा कस्टमर और भागने लगता है, प्रॉफिट घट जाता है। लेकिन आपके पास जब कैश है, आप आराम से चलो बिके चाहे ना बिके, मैं इससे मिनिमम प्राइस से नीचे पर नहीं बेचूंगा। तो निगोशिएशन पावर आता है आपको, आपके हाथ में कैश रहने से। आपके पास पैसा रहता है तो इन्वेंट्री जो भी माल खरीदे, चल इतना परसेंट देता हूं, क्या रेट देगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो कैश के बहुत बेनिफिट है। एक तो सर्वाइवल के लिए तो जरूरी ही है, कैश होने पर हम हमें जो चीज खरीदना है वहां अच्छा निगोशिएशन करके सस्ता में ले सकते हैं, जो हमें बेचना है उस पर निगोशिएट करके अच्छे दाम में हम बेच सकते हैं। सो अगर कैश जैसे गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो उसको या तो भरो, नहीं तो गाड़ी रुकेगी। वैसे बिजनेस में कैश अगर खत्म हो गया या कैश कम रहा है तो कैश तो चाहिए ही चाहिए। अब कैश के सोर्स क्या है, या तो इंटरनल जो आपने सेल किया है उससे पैसा आवे, या आपके पास जो जमा पूंजी है उससे पैसा आवे, इंटरनल सोर्स से नहीं तो एक्सटर्नल, आप बैंक के पास जाएंगे, प्रमोटर के पास जाएंगे। फाइन। सो देखो यहाँ पर बहुत अच्छा को रिलेशन है। आपका अगर इंटरनल कैश जनरेशन कैपेसिटी अच्छा है तभी एक्सटर्नल लोग भी आपको कैश देंगे। अगर आपकी इंटरनल कैपेसिटी कमजोर है, आपका बिजनेस का रेवेन्यू कम है, आपके पास बफर अमाउंट कम है, तो बाहर से भी उतना ही कम पैसा आएगा। लेकिन आपका अगर रोलिंग ज्यादा है, आपका इंटरनल कैपेसिटी अच्छा है, आपका रेवेन्यू अच्छा है, आप बैंक के पास जाओ ना, ओडी दे देगा बहुत अच्छा। बैंक स्टेटमेंट केवल ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, इतना ट्रांजेक्शन है, मिल जाता है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, दूसरा कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा इसमें पैसा। ठीक है, तो इंटरनल कैपेसिटी हमारा जितना अच्छा होता है, एक्सटर्नल लोग और उतना ज्यादा फंडिंग करते हैं। लेकिन इंटरनल कैपेसिटी कम गई तो एक्सटर्नल फंडिंग और घट जाती है। फाइन, तो कहीं ना कहीं से हमें पैसा तो चाहिए। तो देखो, प्रॉफिट और कैश में फर्क होता है। बिना प्रॉफिट के हम चल सकते हैं, कैश के बिना हम नहीं चल सकते। अभी हम बहुत अच्छा एग्जांपल देखेंगे। तो जब कैश खत्म होने लगे, हाँ, तो इसका सबसे अच्छा, जो सबसे सबसे अच्छा उपाय है कि इसको एडवांस में मैनेज करिए। मतलब क्या है कि जब आपको लग जाता है कि अभी हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे अभी सेल कम हुआ है या सेल हुआ है, इसका पैसा आने में टाइम है, तो बीच में जो 1 महीना या 2 महीना का पीरियड में ना टफ जाने वाला है, वो अगर आप एडवांस में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जब आपका सब कुछ सही चल रहा है, तो उस समय आपके लिए पैसा मैनेज करना आसान होगा। लेकिन हम क्या करते हैं,
प्रिडिक्ट करने के बजाय फ्यूचर में प्रॉब्लम को पहले से मतलब प्रिडिक्ट करके उस पर अटैक करने के बजाय वेट करते रहे, जाने दो ना, अभी क्यों कर्ज लें, अभी क्यों कहीं से मैनेज करें, जब सिचुएशन आएगा तो देखेंगे। लेकिन जब सिचुएशन खराब होती है उस समय कभी कोई नहीं देता है। फाइन। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले एडवांस में प्रिडिक्ट करें कि मेरा कैश का अभी फ्लो कैसा है, मेरा फाइनेंशियल टेम्परेचर कैसा है। अगर लग रहा है खराब होने वाला है तो एडवांस में तैयार करो, जब आप सब चीज सही है। खराब होने पर जब मांगने जाएंगे कोई नहीं देगा, लेकिन जब अच्छा है ना तो उस समय आप बोलेंगे कि कोई भी ये करके मुझे मटेरियल लेना है, ये लेना है, मुझे लगाना है, अगर अभी पैसा लगाऊं तो एक बड़ा कस्टमर मिल जाएगा, उससे डील आ जाएगा, कोई भी आपके पीछे पैसा लगाएगा, बैंक भी पैसा देगा। लेकिन जैसे ही आप प्रॉब्लम में आए कोई नहीं देगा, सब हाथ खड़ा कर लेगा। ठीक है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट का सबसे पहला उपाय, सबसे पहला प्रिंसिपल कि मैनेज इन एडवांस। आज मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, अभी हम काम करेंगे उस पर, उस वर्कशीट को बनाएंगे ना तो आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मेरा कैसा कैश फ्लो आगे रहने वाला है। उस वर्कशीट को कीजिए और पता लगे कि गड़बड़ होने वाला है कि अभी से अटैक करने। ठीक है। सो ये मैंने बता दिया कि जब आपका बिजनेस अच्छा करते रहता है, बैंक, इन्वेस्टर सब आपके पीछे पैसा लगाने चल चाहते हैं, कस्टमर आप पर विश्वास करते हैं। और अभी आप अगर गेस कर लिए तो आपके पास ब्रीदिंग स्पेस है, मैं पैसा मैनेज करने का टाइम है, आपको पता है अगला 2 महीना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आने वाला है। तो एक जगह आपने ट्राई किया, वो नहीं हुआ तो दूसरा कर सकते हैं, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है कि टाइम है, और अभी सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर एडवांस में प्लानिंग नहीं किए, जब प्रॉब्लम आ गया तो जब आप डिस्परेट होकर के रिएक्टिव एक्शन लेंगे ना तो सब सिचुएशन और खराब होना शुरू हो जाएगा। फाइन। ये क्या है कि अगर आपका बिजनेस वही है, ट्रबल है तो सब कुछ गड़बड़ होगा, पुअर डिसीजन होगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और नतीजा तो आप समझ रहे हैं। ठीक है। एक और क्या हो जाता है, जब हमें फंड की क्राइसिस होती है तो उस बीच में सबसे पहले क्या दिमाग चलता है, एक काम करो, कहीं से भी जल्दी से जल्दी कैश का जुगाड़ करते हैं। कैश कहां से आएगा, सेल करने से। सेल करने से कैसे आएगा, कहीं भी कुछ भी, चलो फटाफट बेचो, कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ भी, फाइन। लेकिन क्या होता है, सभी सेल्स प्रॉफिटेबल नहीं होता है। फाइन। कभी कभी हम जब प्रेशर में आके कुछ ऐसे डील कर लेते हैं जो हमें और ज्यादा देता है, क्योंकि हम इस प्रेशर में रहते हैं किसी भी तरह पैसा चाहिए, और उस क्रम में हम कोई भी कंडीशन मान लेते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे बचना चाहिए। ये सब कब आता है, जब हम पहले से एडवांस में प्लानिंग नहीं करते हैं। तो हमारे हमारा जो ये लास्ट मोमेंट का जो अप्रोच होता है कि सेल सेल एंड सेल, उस सेल से पैसा जनरेट करो, वो रॉन्ग, उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है। गलत सेल करना, गलत कंडीशन पे सेल करना, गलत चीज सेल कर देना, वो क्या करेगा, उससे आपकी आइडेंटिटी खराब होगी, आपका जो प्रिंसिपल गोल है, जो मेन विजन है, उससे दूर कर देगा। ठीक है। और हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सेल कर दे जिसमें जो करने की कैपेबिलिटी आपकी नहीं है। ठीक है। और उसको डिलीवर करने में और ज्यादा खर्च हो जाए। हाँ, जल्दी से आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ गए, नया सर्विस लेके आके आ गए, हो सकता उसके पीछे और नहीं, ये नहीं चल रहा है ना, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये सब तरह का एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन साइकोलॉजी है, कॉमन प्रैक्टिस है कि हम फंड की कमी में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कुछ भी करके पैसा आना चाहिए। लेकिन उससे हमें बचना चाहिए, और बचने का उपाय क्या है, थोड़ा एडवांस में प्रिडिक्ट करना, एडवांस में प्लानिंग करके चलना, कि ये स्थिति आए ही नहीं कि हमें कुछ भी करना पड़ जाए। अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक लड़का है, ठीक है, वो लॉन गाय है, उसका प्राइमरी वर्क क्या है कि घर के ऊपर जो पत्तियां गिरती है, गंदे गिरते हैं, उससे जो पाइप में जो जाम हो जाता है ना, घर के पाइप में जो, उसको साफ करना उसका प्राइमरी काम है। ठीक है। एक दिन वो एक बंदे के पानी का पाइप साफ कर रहा था। जब वो उसके छत पे गया तो देखा क्या
कि उसके रूफ में, उसका रूफ जो है, छत जो है वो भी खराब है, उसमें रिपेयरिंग की जरूरत है। तो इस लॉन गाय को क्या लगा कि ये रिपेयरिंग की जरूरत है, ये काम मैं ही ले लेता हूँ, एक दो लेबर रख के रिपेयरिंग करा दूंगा, कुछ पैसा तो आ जाएगा। ठीक है, वो जाके ऑनर को सजेस्ट किया, बहुत दिनों से जाता था, उसका गटर साफ कर रहा, बोला कि सर मैं आज छत पर गया था, देखा कि आपके रूफ में रिपेयरिंग की जरूरत है। बोला ठीक है कर दो, सो आप बोलिए तो मैं करवा देता हूँ। बोला ठीक है। तो समहाउ कुछ अमाउंट पे ले लिया काम। सोचिए ये लॉन गाय जो है, ये जो नाला साफ करने वाला लड़का है, उसका एक्सपर्टाइज है नाला में जो गंदगी लगी है उसको साफ करने का। ये इस काम को वो खुद भी अच्छी तरह जानता है, उससे रिलेटेड सारे इक्विपमेंट उसके पास है, उससे रिलेटेड उसके पास और भी लेबर ये वो सब कांटेक्ट में है, जब चाहे किसी को बुला दे, जब चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट ला दे और काम कर ले। लेकिन रूफ रिपेयरिंग का उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना उसके पास रूफ रिपेयरिंग का इक्विपमेंट है, ना ही उसके कोई कलीग जान पहचान वाले या कोई अच्छे जिनसे बहुत क्लोज रिलेशन हो जो रूफ रिपेयरिंग करते हैं। बस जानता है कुछ लोग करते हैं। क्या हुआ, वो रूफ रिपेयरिंग का जो काम ले लिया, तो उसकी क्या जरूरत होगी, अब उसको लैडर चाहिए, जो भी सामान चाहिए उसको करने के लिए, जो कि उसके पास नहीं है। ठीक है, नतीजा क्या होगा, अब वो महंगे दाम पर सब कुछ लेगा, मटेरियल लेने जाएगा, जो दुकान से लेने जाएगा देखेगा नया आदमी आया है, 2 पैसा ज्यादा लेगा, लेबर को करने जाएगा हायर, वो ज्यादा पैसा लेगा। इस तरह से क्या हो गया, उसके एक्सपेंस बढ़ गए, रिसोर्स जमा करना मुश्किल हो गया, खुद करने तो आता नहीं है, नतीजा वो परेशानी में फंस गया। अब कहता है क्यों मैंने ये झंझट मोल लिया, जो काम नहीं आता है वो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम प्रेशर में होते हैं, किसी तरह पैसा चाहिए, उसमें कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाना, नतीजा उल्टा और उलझ के उसमें फंस जाना। ठीक है, तो इसीलिए लेसन, इसलिए हमें क्या इस स्टोरी से, इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि जो अपना एक्सपर्टाइज है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हम करते रहे हैं वही करना चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा है कि अगर आप नमक बेचते हो तो नमक ही बेचते रहो, वही एक दिन आपको धनवान बना देगा। बहुत जल्दी जल्दी धंधा स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम आप करते हैं ना उससे रिलेटेड पूरा इकोसिस्टम आप तैयार करते हैं। खुद आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, आपके वेंडर सप्लायर, उससे रिलेटेड मैन पावर, उससे रिलेटेड कस्टमर बेस, सब आपका उस डायरेक्शन में बनता है जो आपको वो काम करने में मदद करता है। एकाएक जब आप नया काम करते हैं तो वहां पर फिर नए सिरे से सब कुछ बनाना पड़ता है, नतीजा और परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें अपनी, दूसरा लेसन क्या है कि हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं खराब करना चाहिए कोई भी सेल के लिए। जिस चीज में हमारी स्ट्रेंथ है, जिस चीज में हमारा एक्सपर्टाइज है, जिस चीज में हमारा करते रहे हैं जो काम, वही करते रहना चाहिए, वहीं पर दिमाग लगाना चाहिए, फटाफट हमें स्विच नहीं करना चाहिए। फाइन, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैश क्राइसिस के रीजंस क्या क्या होते हैं। देखो 3 चीजें हैं, पहला बिजनेस साइकिल, दूसरा ग्रोथ प्लान, और तीसरा लॉस या लो सेल्स। फाइन, सेल्स कम होना तो सबको पता है कि सेल्स कम होगा तो कैश कम आएगा ही आएगा। ये जो ग्रोथ प्लान है, ये देखो जब कभी भी हम ग्रोथ की प्लानिंग करते हैं, ग्रोथ प्लान में पैसा लगता है। एक्सपेंशन की बात करते हैं कि टीम बड़ा करेंगे, मार्केट बड़ा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, नया ज्यादा सेल करेंगे। जैसे ही ग्रोथ की बात आती है तो हमें एक्सपेंशन की बात आती है, नया करने की बात आती है, ज्यादा करने की बात आती है, और ये सब पैसा लेता है। फाइन, इसमें पैसा लगता पहले है, आता बाद में है। तो ग्रोथ प्लान के क्रम में भी हमें कैश क्राइसिस आ जाती है। तीसरा बिजनेस साइकिल। देखो बिजनेस साइकिल नॉर्मली दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, एक ही पैटर्न है। आप कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं, कुछ बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, वो सेल होने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको पैसा आता है, उसी पैसे से आप फिर सारा एक्सपेंस कवर करते हैं।
तो देखो यहाँ पर भी आपका पैसा पहले लगना शुरू हुआ, मटेरियल आपने पहले लिया, मैन्युफैक्चरिंग करने गए तो लेबर कॉस्ट पहले लगा, रेंट पहले लगा, सेल किया, और सेल करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैश में सेल होता नहीं है, पैसा इमीडिएट आता नहीं है। जब हम सेल कर देते हैं तो सामने वाला बोलता है 30 दिन के बाद दूंगा पैसा, 60 दिन के बाद पैसा दूंगा। तो ये जो साइकिल हो गया 90 दिन का, कि आप आज अगर काम करते हैं तो उसका पैसा अगले 90 दिन में जाके आता है, तो 3 महीने का तो गैप हो गया, ओवरफर हो गया, उसमें कहीं और कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बीच में कैश के प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये 3 रीजन ही प्राइमरी होता है कि पहला बिजनेस साइकिल, कि हमने खर्च किया लेकिन मार्केट से पैसा आने में देर हो गया। ये जो बिजनेस साइकिल वाला प्रॉब्लम होता है ना, उसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है पता, कि पेपर पर प्रॉफिट दिखता है, हम सेल कर चुके हैं, मार्केट में इतना पैसा फंसा हुआ है, आने वाला है, लेकिन हाथ में अभी सैलरी देने के लिए, रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। तो ऑन पेपर हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हालत खराब है। तो इससे बचना एक बिजनेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके लिए सबसे अच्छा स्ट्रेटजी की जरूरत है कि हम ऐसा क्या करें कि पेपर पर प्रॉफिट रहे और ऐसे हालत खराब रहे, ऐसी स्थिति नहीं आए। ठीक है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, कैसा आप बिजनेस पॉलिसी रखें। सीधी सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे लोगों के साथ काम करें, ऐसे कंडीशन पर काम करें कि अगर हम किए तो पैसा आ जाए। यहां पर भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब आप प्रेशर में होते हैं तो अपने कंडीशन पे नहीं सेल कर पाते, सामने वाला जो कंडीशन लगाता है उस पर करने लगते हैं। लेकिन अगर बिजनेस का प्रिंसिपल डे वन से हम क्लियर रखें कि मेरा पैसा क्रेडिट पर, सबसे पहले तो कैश पर सेल करेंगे, क्रेडिट पर तभी सेल करेंगे जब हमें इसका पास्ट रिकॉर्ड पता हो, नहीं तो हम क्रेडिट दे करके फंसेंगे नहीं। अगर क्रेडिट पर नहीं सेल किए, हाथ में मटेरियल है, तो हम किसी और से सेल कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट पर सेल अगर करना भी है तो धीरे धीरे करेंगे। एक बार दिए छोटा अमाउंट आ गया, फिर अगला दिए आ गया, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता चल गया कि ये बंदा जो है, ये वेंडर अच्छा हो, तभी करेंगे, फाइन। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं, अगर हमने दे भी दिया, डिले कर रहा है, तो फिर उसे रिकवरी कैसे करेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग। एनीवे, ये कंट्रोल करना कि हमारा सेल के बाद पैसा हमारे पास टाइम से आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, और उसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उसमें बहुत लोगों को लगता है क्या है कि मेरा तो धंधा ही ऐसा है जिसमें क्रेडिट नहीं दे तो चलेगा ही नहीं। मुझे लगता है ये गलत कॉन्सेप्शन है। तो अपने आप को कमजोर करके ऐसा बना दिए हो कि बिना क्रेडिट का लोग लेता नहीं। जब आप ढंग से काम करोगे, डे वन से क्लैरिटी रहेगी कि मेरे यहाँ ऐसा ही होता है, तो वैसा ही हो। ठीक है, मतलब मैं प्रैक्टिकली मैं देखा हूं कई बिजनेस में, जब उन्होंने अपनी पॉलिसी को बदला कि नहीं भाई, आज के बाद कैश में काम होगा, नहीं तो क्रेडिट भी मिलेगा तो मात्र इतने पीरियड का मिलेगा, उसके बाद नहीं, नो तो नो। अपने आप धीरे 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 इकोसिस्टम सुधर जाता है। उसके पास वैसे ही लोग आते हैं जो या तो कैश में काम करेंगे, नहीं तो लिमिटेड टाइम में पैसा दे देंगे, फाइन। तो वो हमें डे वन से वैसा मैसेज देना पड़ता है, वैसी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, वैसी पॉलिसी बनानी पड़ती है। नहीं, इनके यहाँ तो यही चलता है, ये नहीं चलता है कि मान लेके 4 महीना तक पैसा नहीं दो, 6 महीना तक नहीं दो, नहीं चलता है, तो यहाँ मिलता ही नहीं है। ठीक है, समाव, मतलब इस पर सबसे ज्यादा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, सोचना ये चाहिए कि हम दे करके रोने से अच्छा है सामान तो हमारे पास रहेगा, कि डिस्काउंट में दे के बेच देना, थोड़ा कम प्रॉफिट पर सेल कर देना, वो ज्यादा अच्छा है कि पूरा का पूरा सेल करके और अपने ही पैसा के लिए रुके रह। फाइन, एनीवे, वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आप में से कितने लोगों ने यह सिचुएशन सेल फेस किया है कि सेल्स बहुत अच्छा है लेकिन कैश की सिचुएशन टाइट है? आप में से किसी ने फेस किया है? किन किन लोगों ने, प्लीज 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 टाइप कीजिए। किसी के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है कि सेल बढ़िया है लेकिन पैसे की कमी है? हम्म, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं।
ठीक है, चलिए दूसरा रीजन जो है सेल ये कैश क्राइसिस का ग्रोथ प्लान, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जब आपको ज्यादा कस्टमर चाहिए, ज्यादा स्टाफ चाहिए, ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, तो ज्यादा तो आपको पैसा लगेगा। पहले आप पैसा लगाएंगे तब बाद में उससे निकल के आएगा, और उस क्रम में क्या हो जाता है, हमारा पैसा तो लग जाता है और उस जो ग्रोथ की प्लानिंग की है उसका रिटर्न आने में टाइम लगता है, और हम बीच में कैश क्राइसिस में फंस जाते हैं। सो यहां पर आपको देखिए, समझिए कि हमेशा कैश फ्लो और प्रॉफिट मतलब रिलेटेड नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस का प्रॉफिट में होना और अच्छा कैश फ्लो होना कोई रिलेशन है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो एक्चुअल में लॉस में है लेकिन कैश की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा जब ओला शुरू हुआ तो मार्केट में क्या बहुत डिस्काउंट देती थी, बहुत कम पैसे में चलती थी, तो लोग को भी लगता है इतना सस्ता ओला कैसे मिल रहा है। तो नतीजा क्या होता था, आप अगर 250 रुपया ड्राइवर को दे रहे हैं तो 100-150 रुपया ओला ड्राइवर को देती थी कि चल भाई कस्टमर ने कम दिया ना, मैं तुम्हें देता हूं चलो, क्योंकि ओला को मार्केट में जमना था। तो उस समय में क्या हो रहा था कि उसके इन्वेस्टर पैसा दे रहे थे, तो ओला प्रैक्टिकली लॉस में थी लेकिन कैश फ्लो की कमी नहीं थी क्योंकि इन्वेस्टर से पैसा आता। तो कैश फ्लो और प्रॉफिट अलग अलग चीज है। हमें लगता है कि हम ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट करेंगे तभी हमारा कैश फ्लो अच्छा रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं। अगर आपके पास अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपके पास अच्छी फंडिंग कैपेसिटी है, तो शुरू में बिजनेस लॉस में भी चलेगा लेकिन कैश फ्लो की कमी नहीं होगी। और अच्छे अच्छे बड़े बिजनेसमैन इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो अगले 2 साल 3 साल की तैयारी करके चलते हैं, मार्केट बनाते हैं। जियो आया तो फ्री में बांटना शुरू किया, तो सोचिए साल भर तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन उसके पास फंड कैश फ्लो की कमी नहीं थी क्योंकि उन्होंने प्लान करके चला कि अगला साल भर तो कुछ आने वाला नहीं है, तो टोटल फंडिंग इंटरनल होनी है, राइट। तो कैश फ्लो और प्रॉफिट में डिफरेंस है। ये एक रिपोर्ट देखिए कब का है, 2016 के 23 नवंबर का रिपोर्ट है। और ओला कब फाउंड हुआ था, 2010 में, ठीक है, दिसंबर 2010 में ओला की शुरुआत हुई। और 2016 मतलब 6 साल के बाद ये रिपोर्ट में क्या बोलता है कि ओला के भाविश अग्रवाल ने कहा है कि अगले 2 साल में हम ब्रेक इवन अचीव करेंगे। ब्रेक इवन अचीव अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेक इवन अचीव करने का मतलब है जितना हमारा खर्च है उतना आमदनी शुरू हो गया, मतलब बिजनेस नो लॉस नो प्रॉफिट में चला गया। तो मतलब 8 साल तक ओला लॉस में चली लेकिन फंड की कमी नहीं थी, कैश की क्राइसिस नहीं थी। सो सेल्स ग्रोथ प्लान ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि जब भी ग्रोथ की प्लान करेंगे लगेगा, ठीक है। सो इसलिए आपको अगर ग्रोथ की प्लानिंग करते हैं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि मेरे पास जो कैश है, मेरे पास जो एसेट है, मेरे पास जो फंड है, उसमें हम कितना ग्रोथ को हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो ये सोच करके, ये ध्यान में रख करके तो हमें ग्रोथ की प्लानिंग करनी चाहिए। लॉस ऑफ सेल, लो सेल तो सीधी सी बात है, अगर सेल्स कम हुआ तो पैसा कम आएगा, और पैसा कम आएगा तो क्या होगा, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, स्टाफ, सब कुछ को में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप पिक करके पैसा आया ही नहीं तो री इन्वेस्ट क्या करेंगे, री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे का रुक जाएगा। तो इस केस में क्या है, सेल्स कम हुआ तो सरवाइव करने के लिए फंड मैनेज करने की जरूरत होगी, या तो इन्वेस्टर दे, नहीं तो कहीं से हम बोरो करें, कुछ तो करना पड़ता है। तो ये भी एक रीजन होता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन ले ले। कैश फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट बिकॉज, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कैश फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट बिकॉज, क्या आंसर है। एक तो जवाब आया, मानसी सिंगल सी, कैश फ्लो ट्रैक मूवमेंट ऑफ मनी while profit shows earning after expense। नेहा शुक्ला सी, और लोग और लोग और लोग और सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बिजनेस में फेस ए कैश क्रंच इवन विथ इंक्रीजिंग सेल्स ड्यू टू,
सेल्स बढ़ने के बाद भी कैश की क्राइसिस हो सकती है, क्यों? डिजिटल मार्केटिंग, अफजल सी नहीं सही आंसर है। हाँ, बी इज द राइट आंसर, हाई क्रेडिट सेल्स एंड डिलेड कलेक्शन। हमने क्रेडिट पर सेल किया है और पैसा आने में देर हो रहा है। गुड गुड गुड, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हाँ, सीधी सी बात है, अपना पैसा सेल करके रोने से अच्छा है कैश पर सेल करो, पैसा आवे। बहुत सारे बिजनेस हैं फुल कैश पर काम करते हैं, फुल ऑन टाइम पेमेंट पर काम करते हैं और सुखी से रहते हैं। उनका कहना है कम बेचेंगे, सुकून से बेचेंगे। ठीक है, डे वन से जो ये प्रिंसिपल अपनाता है उसको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। चलिए, अभी कैश क्राइसिस हैंडल कैसे करें। अभी देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोग दो ओथ लीजिए, दो कमिटमेंट कीजिए मेरे साथ। आप इस बात को पढ़िए और एक ओथ ले लीजिए अपने आप से कि कमिट टू योर सेल्फ एंड टू मी दैट टुडे ऑनवर्ड्स यू विल रन प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड मेक एवरीथिंग इज सेकेंडरी टू दैट। मतलब आज के बाद आपका एक और एक केवल गोल होगा कि मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करूंगा। दूसरा, यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट द पास्ट। ये दो ओथ ले लीजिए अपने आप से, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्या है दो ओथ? कि आज के बाद मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करूंगा और बाकी सारा गोल सेकेंडरी हो। और दूसरी बात, मैं पास्ट के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, आज से मैं नई शुरुआत कर रहा हूं। एग्री? चलिए, यस, गुड 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 आयशा, गुड मानसी। सभी लोग को यह संकल्प लेना चाहिए कि मेरा पहला पहला गोल है कि बिजनेस को प्रॉफिट में रन करना। ठीक है, चलो। कैश क्राइसिस हैंडल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना, उसमें दो तरह से जीतते हैं, एक ऑफेंस एक डिफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है गुड नेहा, यस यस, सब लोग को यस लिखना चाहिए। क्यों डर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो क्यों नहीं संकल्प लोगे कि आज के बाद मैं प्रॉफिट में बिजनेस रन करूंगा। दिक्कत क्या है? और जो समस्या है मुझसे शेयर करिए, आई विल हेल्प यू विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। माई सर्विस इज अवेलेबल टू यू। जो चैलेंज आपको लगता है आप मेरे से बोलिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है, चलिए। कैश क्राइसिस हैंडल करने का दो तरीका, जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलने में क्या होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या है? जब आप गोल करते हैं वो ऑफेंस है, और अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कंपटीटर को गोल करने से रोकते हैं, वो डिफेंस है। तो दोनों चीज जरूरी होता है जीतने के लिए, कि आप ज्यादा गोल बनावे भी और अपने प्रतिद्वंदी को गोल करने भी नहीं दे। वैसे ही बिजनेस में कैश क्राइसिस हैंडल करने का दो तरीका है। या तो रेवेन्यू खूब जनरेट करें, पहला तो ऑफेंस हुआ वो इनकम बढ़ाना, डिफेंस हुआ अपने खर्च को कंट्रोल करना। ठीक है, सो डिफेंस जो है ना, अब खर्च को कंट्रोल करना, जो पैसा आ गया उसको सही ढंग से मैनेज करना, ये आसान है, क्योंकि ये आने के बाद हमें मैनेज करना है। ऑफेंस पैसा निकालना ये थोड़ा मुश्किल काम है, कि ज्यादा आ गया कैसे। तो हम पढ़ लेते हैं पहले डिफेंस पार्ट। ठीक है, डिफेंस का मतलब क्या हो गया? अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना, कैश रिजर्व रखना, कि अगर इन फ्यूचर एक दो महीना कैश नहीं भी आवे, कम भी आवे, तो हमें दिक्कत नहीं हो, और प्रॉपर फंड मैनेज कर। जो हमारा रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम है, जो हम पढ़ाई करते हैं, गैप जिसको बोलते हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें कहा जाता है कि सेल्स माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। फेयर एनफ इक्वेशन अच्छा लगता, तो जो बचा वो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन इसमें एक कैच, ये जो एक्सपेंस है ना, इस पे बहुत कम कंट्रोल हमारा होता है, क्योंकि हम शुरू में सोचते हैं हम वही खर्च करेंगे ना जो जरूरी है, नेसेसरी है। लेकिन ये जरूरी का डिफिनीशन बदलते चला जाता है, हर कुछ जरूरी लगने लगता है, नतीजा हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है और प्रॉफिट एकदम ही
कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। सो जैसे ही पैसा हाथ में आया, लगता है सप्लायर को पेमेंट करना है, जो डेब्ट लिए थे वो क्लियर करना है, ड्यूज क्लियर करना है, और बगल में एक प्लॉट मिल रहा है वो ले लेते हैं, रेंट के जो ऑफिस में रह रहे हैं, रेंट का जो फैक्ट्री है अपना ले लेते हैं, को पिकनिक पर ले जाते हैं, बहुत दिनों से लगा, बच्चे के एजुकेशन, मतलब सब खर्च दिमाग में सामने आने लगता है, ये सब चीज जरूरी लगने लगती है। राइट। नतीजा हम कहीं ना कहीं पैसा को तो डाल देते हैं। पैसा पानी के समान है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है। नतीजा क्या हो जाता है, एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं होता और कैश रिजर्व रहता नहीं, हमारे पास कैश चला जाता है कहीं ना कहीं। भले आपने एसेट खरीदा है, इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो पैसा अब हाथ में नहीं रह पाता है। ठीक है। सो उससे बचने का क्या उपाय है? देखो, आप में से बहुत लोग, ज्यादातर लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए करते हैं। जब आप डाइटिशियन के पास जाते हैं, अच्छे जो एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, तो बहुत बार क्या लोग बोलते हैं कि अगर वेट लॉस करना है ना, तो बहुत डाइट फॉलो करो। डाइट फॉलो करने में एकदम वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रात में 6 बजे के बाद खाना खाना नहीं है, केवल मिल्क पीना है, ये कट करो, वो कट करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसा वैसा पूरे दिन का एकदम टाइट शेड्यूल बना देते हैं। फाइन। नतीजा क्या होता है, ये जो हमारा नेचुरल टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट हो जाता है। अब हमारी खाने की इच्छा कर रही है, लेकिन हम खा नहीं रहे। शरीर को एकदम एकदम फोर्सफुली डिसिप्लिन में रखे हैं। नतीजा क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद हम इसको फॉलो करना छोड़ देते हैं। सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि इतना फोर्सफुली नेचुरल तरीके से अपने पर कंट्रोल करने के बजाय, जो सबसे अच्छा प्रिंसिपल है कि अपने थाली को लाइट करिए। सब कुछ खाइए लेकिन कम खाइए। फाइन। तो ये सबसे बढ़िया वेट लॉस का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना जो प्लेट है ना उसको लाइटर करना शुरू करिए, स्मॉल करना। साफ ना कहने के बजाय ना कम करिए। जहां पूरी रसगुल्ला मिल रहा है खाने के लिए, मैं रूल बना के रखा हूं, आधा खाया आधा छोड़ दिया। फाइन। तो मन में क्या हुआ, रसगुल्ला खा भी लिए, स्वीट्स खा भी लिए, खाए, कभी स्ट्रीट फूड खा भी लिए, थोड़ा कम खाए। तो ये जो कम खाने से क्या है ना, कि शरीर उसको थोड़ा सा खा के रुक जाता है, वो सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है। तो जो वेट लॉस या अपने eat करते हैं, जब अपने प्लेट में कम खाना रखेंगे ना, तो अपने आप कम खाएंगे और दंदनाते रहेंगे। वही बड़ी थाली होगी तो उसमें से थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपने अगर प्लेट ही छोटा लिया, तो नेचुरली आप कम खाएंगे और हल्के रहेंगे। वैसे ही आपके पास जो पैसा आता है, सब पैसा अगर एक ही अकाउंट में बड़ी थाली है उसमें से खर्च कर रहे हैं ना, तो आपको खर्च करने का अंदाजा ही नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी क्या है कि जो पैसा आया उसको सबसे पहले जो है ना, खर्च करने के लिए एक दूसरी थाली रखिए जिसमें कि कम पैसा हो, ताकि कम खर्च करें। फाइन। एक सबसे पहले कि पैसा आते ही जो मेन अकाउंट है उसमें से उसको बाहर कर देने का। ठीक। सो एक्सपेंस अकाउंट में पैसा कम रखने का। तो ऐसा करने के लिए क्या जरूरी है कि सेल के बाद, सारा एक्सपेंस होने के बाद जो बचे वो प्रॉफिट नहीं है। सेल्स होके जो पैसा आया उसमें से सबसे पहले प्रॉफिट अमाउंट निकाल देने का, उस अकाउंट में से एक अलग अकाउंट में रख देने का। मान लो आप टारगेट करते हो कि 5%, 10%, जो भी है, जितना 50 लाख का रेवेन्यू आया, 5 लाख रुपया हम 10% पहले अलग कर देंगे। 5%, 2.5 लाख ही सही, पहले अलग हटाओ, उसमें से 2.5 लाख रुपया अलग अकाउंट में डाल दो, जिसको कि हमें टच नहीं करना है, मानना है कि ये है ही नहीं, रख दिया अलग, बचा कम पैसा। तो सेल्स में से जैसे ही सेल का पैसा आया उसमें से पहले प्रॉफिट को बाहर कर देने का, तो जो बचा पैसा उससे एक्सपेंस करने का। नतीजा क्या होगा, अलग हम कर लिए, और उसके बाद क्या होगा, उस पैसे को हम क्या करेंगे, रिजर्व मनी की तरह यूज करेंगे। कि उस पर ऐसा नहीं कि तुरंत कभी भी ले लेंगे, जब हमें नेचुरल तरीके से रियल कैश से आया नहीं, इस महीने अब पैसे की क्रंच है, तब उसको वहां से निकालेंगे और खर्च करेंगे।
तो ये जो हर महीना जो रेवेन्यू आया उसमें से 5%, 10%, 15% अपने बिजनेस के हिसाब से वो जो हम पहले निकाल के दूसरे अकाउंट में रख दिए, अब जो बचा तब सोचेंगे क्या करें। अब पैसा बचा तब टीम की पिकनिक की बात सोचेंगे, अब पैसा बचा तो जमीन खरीदने की बात सोचेंगे, अब पैसा बचा तो गाड़ी खरीदने की बात सोचेंगे। लेकिन ये नहीं कि आया पहले ले लिए और फ्यूचर में दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो रूल नंबर 1 कि एक सेपरेट अकाउंट रखिए जिसका नाम प्रॉफिट अकाउंट बोलिए या रिजर्व मनी अकाउंट बोलिए। जैसे ही रेवेन्यू आया 5 से 10% उस अकाउंट में डाल देने का। ठीक है, और उसको तभी यूज करने का कि जब आपके सर्वाइवल पर क्वेश्चन आ जाए कि अब पैसा ही नहीं है कि जिंदा कैसे रहे, तब उस अकाउंट से हम पैसा निकालेंगे। और कम से कम 2 से 3 महीने का एक्सपेंस तो उस अकाउंट में रहना चाहिए। आइडियली गोल करना चाहिए कि 6 महीना करें। तो वो रिच और पुअर का जो डिफिनीशन है पर्सनल लेवल पे भी यही होता है कि आज किसी आदमी का पेचेक बंद हो जाए तो कितने महीने वो सरवाइव कर सकता है, उतना ही वो रिच है। वैसे ही कोई भी बिजनेस आज उसको कोई से कोई पैसा नहीं आवे तो कितना महीना सरवाइव कर सकता है, उतना ही स्ट्रांग, उतना ही मजबूत उस बिजनेस को माना जाता है। तो इसके लिए आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिजर्व मनी रखिए, कम से कम 2 से 3 महीने का, इंक्रीज करके 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना का रख सकते हो उतना रखिए। उतना सुकून से और अच्छे से आप रहेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि पैसा आते ही कुछ पैसे को अलग प्रॉफिट अकाउंट में डालने का, रिजर्व मनी अकाउंट में डालने का। ठीक है, सो इसके अलावा जो और तरीका है खर्च को कंट्रोल करने का, वो क्या है? एक्सपेंस को रेगुलरली मॉनिटर करने का, लिखने का और तय उसको एनालिसिस करने का कि अननेसेसरी कुछ जा तो नहीं रहा है। मंथली बजट बनाना, वेंडर और सप्लायर दोनों से निगोशिएट करके अपने पैसे को बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना कि हम सैलरी दे रहे हैं तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। फिक्स एसेट में कम खर्च करना, क्योंकि फिक्स एसेट में पैसा लग जाता है, उससे बचना चाहिए। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन देखो, बड़े बड़े बैंक है, वो रेंट पे घर लेके ऑफिस चलाते हैं। क्यों नहीं वो घर खरीद लेते हैं, दूसरे को लोन देके घर खरीदवाते हैं, बट अपना ऑफिस रेंट पे लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिक्स एसेट में पैसा नहीं लगाते हैं। तो जितना कम से कम हो सके उतना कम पैसा फिक्स एसेट में लगाना चाहिए। रोलिंग मनी ज्यादा रखना चाहिए ताकि आप कैश का जो है कि बिजनेस साइकिल, मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपके पास पैसा रहे, ग्रोथ प्लान करने के लिए पैसा रहे, या और भी काम के लिए पैसा रहे। जितना नॉन कोर एक्टिविटी है उसको आउट इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को बड़ा करने का, क्योंकि आउटसोर्स जब आप करते हैं ना तो जितना काम करवाए उतना ही पैसा देना है। लेकिन वो एक्टिविटी अपने यहाँ शुरू करने के लिए पूरा टीम बनाना पड़ता है, उसके लिए जगह लेना पड़ता है, उसके लिए उतना मशीन लेना पड़ता है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बहुत सारे एक्टिविटी जो कि नॉन कोर एक्टिविटी है, मतलब आपकी कोर वर्क नहीं है, जो रेगुलर वर्क नहीं है, सबको आउटसोर्स करवा के मुंह चाहिए कि जितना काम करवाए उतना ही पैसा हमारा खर्च हो। चलिए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाई शुड ए बिजनेस कीप रिजर्व कैश। ये सवाल का जवाब तो सभी लोग को देना चाहिए। क्यों रखना चाहिए कैश रिजर्व? बोनस देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, हायर प्रॉफिट के लिए, इमरजेंसी मैनेज करने के लिए। मानसी डी। और लोग क्यों हमें रखना चाहिए कि यस आयसा डी। और और ठीक है, राइट आंसर है कि टू मैनेज इमरजेंसी, लो सेल्स मंथ और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। डिफेंस का 2 चीज समझे हमने, एक्सपेंस कंट्रोल करना, कैश रिजर्व रखना। यस उषा डी, करेक्ट। फिर अब समझते हैं प्रॉपर फंड मैनेजमेंट। यही जो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी को थोड़ा और बड़ा करते हैं। जैसे जी जैसे पैसा आया, यस नेहा डी, करेक्ट, वेरी नाइस, गुड, नाइस नाइस ऑडियंस। सो जैसे ही आपके पास पैसा आता है तो एक तो हमने सीखा कि 5 से 10% प्रॉफिट अकाउंट में या कैश रिजर्व में रख देना। दूसरा जो है, एक अपना
ओनर का सैलरी, ये भी एक बड़ी गलती है कि बिजनेस ओनर अपनी सैलरी नहीं डिफाइन करते। एक सैलरी डिफाइन करके वो पैसा भी अलग करने का। अगर आपको पैसा आया है उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, जीएसटी ये वो पैसा भी अलग रखिए, नहीं तो जिस दिन देना होगा उस दिन कहाँ से लाएंगे। नॉर्मल एक बड़ी गलती है, पैसा आया खर्च कर लिए, अब जिस दिन टैक्स देना है तो इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं। उसके बाद ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए पैसा ऑपरेटिंग अकाउंट में रहेगा। ऑपरेशनल एक्सपेंस क्या हुआ? डे टू डे एक्टिविटी का जो खर्च है, मैन्युफैक्चरिंग का है, ये है वो है वो। तो जैसे ही पैसा आया, हमने प्रॉफिट अकाउंट में कुछ पैसा डाला, ओनर की सैलरी में डाला, टैक्स वाला अलग कर दिया, और फिर क्या हुआ? ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए पैसा अलग कर दिया, क्योंकि हमने अभी ऑपरेशन में पैसा लगाया था तभी वो सेल होके आया है। इसमें से फिर अगले ऑपरेशन पर लगाएंगे तब हम अगला सेल कर पाएंगे, तो वो पैसा तो अलग करना ही चाहिए, वो तो प्राइमरी वर्क है हमारा, वही काम ही है। तो क्या हुआ कि जो पैसा आया उसको अलग अलग अकाउंट में डाल दिया, प्रॉफिट अकाउंट, ओनर का सैलरी, टैक्स, और फिर ऑपरेशन। इससे फायदा क्या हुआ? पैसा अब एक जगह नहीं है, ये सब के बाद जो बचाना, यही दिख रहा है कि यही है मेरे पास खर्च करने के लिए, बाकी तो जरूरी काम में चला गया। जब प्लेट में कम पैसा रहेगा तो एक तो कम खर्च करेंगे। दूसरा क्या हुआ कि हर किसी को हर जगह पे जितना जरूरत है उतना पैसा, क्या ऑपरेशन में जो चाहिए हमने, अगर अप डाउन भी हो ना तो ऑपरेशनल एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारा टैक्स वाला पेमेंट टाइम से जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि एक केक है, अगर तक 5 लोग हैं, पांचों को बोले एक ही केक प्लेट में से सब खाओ, तो क्या होगा? कोई जो एक्टिव ज्यादा रहेगा वो ज्यादा खा लेगा, जो थोड़ा शाही किस्म का रहेगा उसको कम मिलेगा। लेकिन वही केक को कट करके अलग अलग प्लेट में डाल दिए तो सबको अपने अपने, किसी को मेरा मन है ज्यादा देने का, किसी को कम दी, लेकिन जिसको जितना दिए उतना तो मिला। तो ये नहीं होगा कि एक ने दूसरे का हिस्सा खा लिया, फाइन। तो ये बिजनेस में क्या हो जाता है, जहां पर जरूरत लगता है वहां हम ज्यादा डाल देते हैं, नतीजा बाकी सब चीजों में कम हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? बैलेंस है। लेकिन जैसे ही पैसा आते हैं उसको अलग अलग अकाउंट में रख दिए, तो वो ऐसा ही होगा कि केक को अलग अलग प्लेट में डिवाइड कर देना, जिस चीज को हम जितना दिए उतना दिए। सर्व सिक्वेंसली। अब आप देखो, खाना जब खाओ तो खाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि पहले वो ऐसा चीज का खाएं जो ज्यादा हेल्दी है। ज्यादा तो लोग पहले सलाद खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद और चीज खाना। वैसे ही जब आपके पास पैसा आवे तो सबसे सीक्वेंस में पैसा, सबसे पहले प्रॉफिट अकाउंट में, तब ऑनर का सैलरी, तब टैक्स अकाउंट, तब ऑपरेशन अकाउंट, तब एक्सपेंस अकाउंट। तो ऐसे सीक्वेंस में ही हमें पैसा रखना चाहिए। अब जब पैसा अगर बचा नहीं एक्सपेंस में, तो हमें सोचना चाहिए कि अभी हम एक्सपेंस करने की स्थिति में नहीं है। अभी हम पिकनिक नहीं मना सकते हैं, अभी हम गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, अभी हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचा तभी वो हम खर्च कर सकते हैं। और जो सब अकाउंट को अलग अलग रखें, उसमें क्या होना चाहिए? मिक्स नहीं करना चाहिए कि डाल दिए अब जब जरूरी हो तो तुरंत निकालने, नहीं। अपने टेम्पटेशन को रोकना चाहिए कि ऐसा नहीं कि इजी टू। तो एटलीस्ट सबसे पहले तो प्रॉफिट अकाउंट है, प्रॉफिट अकाउंट तो ऐसा रखना चाहिए ना जिससे नेट बैंकिंग नहीं हो, वो कुछ ऐसा हो जिससे निकालने के लिए कुछ मेहनत करना पड़े। मान लो आप एफडी करके रख दिए है कि स्पेशल जरूरी होगा तो एफडी को मैं ब्रेक करूंगा, या उस अकाउंट में चेक रखेंगे कि जा करके निकालना पड़े हमें। थोड़ा तो रखना चाहिए ऐसा, उसको सॉलिड फॉर्म बना चाहना चाहिए जिसमें कि हम इजिली ना निकाल सके। और एक और बात जो आप हर बिजनेसमैन को अपनाना चाहिए ना, बिल पे करने का एक रिदम बनाइए। ऐसा नहीं कि सब जमा करके रखे हुए कि एक दिन नहीं, फिर महीने में 2 बार ना, पहला तारीख 15 तारीख, या 5 तारीख 20 तारीख, 10 तारीख 25 तारीख, एक ऐसा नियम बना लीजिए कि 5 तारीख को जितना अभी तक का बिल है पे कर दिए, सैलरी, आधी सैलरी 5 तारीख को दे दिए, फिर 20 तारीख को उस समय तक जो बिल है सो, और जो रिमेनिंग सैलरी है दे दिए। ऐसा अगर फिक्स करेंगे ना कि मेरे यहाँ 2 दिन से मिलता है, 5 और 20, इस बीच में पेमेंट भी नहीं होता है, तो नतीजा अननेसेसरी अगले 15 दिन तक कोई बोलेगा भी नहीं। देखो, 5 से पहले बिल जमा करो, 5 को मिल जाएगा, 5 के बाद जमा किए तो 20 को मिलेगा, तो हर दिन आप कोई टेंशन नहीं रहेगा, इसको देना है उसको देना नहीं रहेगा। ये प्रिंसिपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हर बिजनेस को अपनाना चाहिए।
ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, स्मॉल प्लेट यूज करिए, सीक्वेंस में सर्व करिए, टेम्पटेशन पे कंट्रोल रखिए और रिदम को मेंटेन करें। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। What does use small plates method suggest in terms of managing business expense? Limit meals during office hour, use of smaller portion in customer service, allocate limited fund to expense account to prevent overspending, spend only on new equipment. क्या होगा, बोलिए बोलिए, एक दो जवाब आना शुरू हो गया। मानसी सी, और लोग अगले। टफ सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमेशा हम भागते रहते हैं इससे, कैश वाले मामले से, कैश मैनेजमेंट से, लेकिन बहुत जरूरी है। यस, परफेक्ट राइट आंसर सी ही है, एलोकेट लिमिटेड फंड टू एक्सपेंस अकाउंट। चलिए, अभी ऑफेंस पार्ट हमने पढ़ लिया, सॉरी डिफेंस पार्ट पढ़ा, अब हमें पढ़ना है क्या, ऑफेंस की पैसा आएगा कहां से। उसको पढ़ने से पहले अभी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल हेल्थ ट्रैकिंग वर्कशीट पर काम कर लेते हैं। जो मैंने बोला था कि आप हर किसी को ये करना चाहिए, ये एक्टिविटी, ये वर्कशीट के फॉर्म में मैं दूंगा आपको। सबसे पहले क्या है, लिखिए, लिखिए, डरिए नहीं, शर्माइए नहीं, करेंट बैंक बैलेंस मेरा क्या है, इस सीट पर प्रिंट लेकर के मैं दूंगा, उस पर लिखिएगा। बैंक में कितना है, हाथ में कितना है, टोटल आज के डेट में मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है। दूसरा बात, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो इन नेक्स्ट 30 डे, अगले 30 दिन में मेरे पास कहां कहां से पैसा आने का उम्मीद है। जैसे वीक 1 में मेरे को एबीसी कंपनी से 2,80,000 रुपये आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट 6 मार्च है, लेकिन ये क्या है, अमाउंट अभी पेंडिंग है। वैसे वीक 2 में इतना आ सकता है, वो कंफर्म है। ये एक लिखिए कि अगले 30 दिन में कहां कहां से पैसा हमारा आने वाला है, एक्सपेक्टेड इनफ्लो। तीसरा सेक्शन में क्या है, कैश आउटफ्लो, खर्च का क्या है, सैलरी किस दिन आने वाली है, रेंट, वेंडर पेमेंट। अब क्या हो गया, आपको पता चल गया कि अगले 30 दिन में हमारा एक्सपेक्टेड पैसा आना कहाँ कहाँ है और पैसा जाना कहाँ है। तो इन दोनों को मर्ज जब करेंगे ना, तो हमें क्या पता चलेगा कि आज के डेट में हमारे पास ओपनिंग कैश क्या है, एक महीना में कितना पैसा आने वाला है, अगले एक महीना में कितना जाने वाला है, नतीजा 30 दिन के बाद जब हम क्लोज करें अकाउंट तो उस दिन मेरे पास क्या रहेगा। ये अगर बैठ करके लिख लिए, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी अगले 30 दिनों के लिए। क्लियर, किसी को कोई डाउट? अगर क्लियर है, फिर उसके बाद एक तीसरा टेबल बनावे जिसमें कि कहा, कभी भी पहला तो हमने देखा कि अगले 30 दिन में का टोटल कहां कहां कितना पेंडिंग है, कहां से कितना आने वाला है, वो लिख के रखने का। इसमें कस्टमर नेम, इनवॉइस और ड्यूटी। देखो 30 दिन का हम पहले यहां पर जो बात किए थे रिसीवेबल्स का ना, ये था कि अगले 30 दिन, लेकिन ये रिसीवेबल जो है वो कभी भी आगे, ठीक है, बाद में आ गया, एक महीना बाद आवे, 2 महीना बाद आवे, 3 महीना बाद आवे, सब यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है मेरा मार्केट में, कहां से कितना आ सकता है, वो इस टेबल में लिखना चाहिए। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन उस सीट में है, ये पढ़ के देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को, ये वर्कशीट को आप लोग मेंटेन, इस इमीडिएट इमीडिएट क्लास खत्म होने के बाद जो हमारा वर्कशीट आपको जैसे ही मिले, आप लोग इसको क्या करते हैं, बनाइए। तो ये मेरा अटेंडेंस फॉर्म है, इसको या तो फॉर्म भरिए, नहीं तो इस लिंक पर जाके प्रेजेंट टाइप कर दीजिए, नहीं तो यहाँ प्रेजेंट लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए, आप लोग को ये वर्कशीट मिल जाएगा आज या कल तक में। फिर इसको पर आप वर्क करिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हैंडलिंग कैश क्राइसिस में हमने डिफेंस पढ़ लिया, अभी ऑफेंस, जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने का पहला तरीका कल्चर शिफ्ट। कल्चर शिफ्ट करने में क्या हम देखते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो लोगों को इंसेंटिव, ये वो प्रमोशन या उनको अप्रिसिएशन इस बात पर दिया जाता है कि उसने सेल कितना किया है, फाइन। लेकिन सेल में एक कैच है,
कि सेल हो गया है, लेकिन जब तक वो पैसा आया नहीं तब तक उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, और नहीं आई तो वो आपका काम नहीं हो सकता है। फाइन। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि एक्चुअल में सेल्स पे नहीं, हमने टोटल प्रॉफिट पे या कैश इनफ्लो पे हमें काम करना चाहिए। जो पेप्सिको कंपनी है, एक बार क्या किया उसने कि सीनियर लोगों का जो इंसेंटिव था ना, पहले प्रॉफिट से लिंक था कि कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि इतने का आपने सेल किया और ये सेल में इतना कंपनी का खर्च होता है, ये प्रॉफिट है, इस पे इंसेंटिव मिलेगा, इसके हिसाब से आपको कर। बाद में कंपनी ने देखा कि हम ऑन पेपर तो प्रॉफिट होता था, लेकिन मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, इनकी सैलरी चली गई, इनका इंसेंटिव चला गया, लेकिन आया ही नहीं। तब उसने क्या किया, नहीं, इंसेंटिव कैश फ्लो टारगेट पर मिलेगा कि आपके थ्रू पैसा आ जब जाएगा ना, रियलाइज होगा तब हम देंगे। तो ये क्या होगा, कल्चर बन गया कि पैसा आने के बाद अब हम पैसा कितना आया, जो एक्चुअल में आ गया वही आया, और उसी के हिसाब से बाकी सारे कैलकुलेशन होंगे। तो उसका फायदा क्या हुआ कि ऑन लोग क्या करते थे कि देखो, पहले कि जब प्रॉफिट मतलब कैश पर नहीं, केवल प्रॉफिट पे, तो वो क्या करते थे कि पेपर पे खर्च को रोक रखते थे, और जो सेल हुआ उसको दिखा दिए। नतीजा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, उनको इंसेंटिव मिल गया, और खर्च बाद में जब होगा तो वो लोड आएगा। तो वो सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कंपनी बोला, भाई हम कुछ नहीं जानते, टोटल पैसा जो आया ना उस पर मैं दूंगा। तो नतीजा क्या हो जाता है कि लोग का दिमाग अब चलने लगा पैसा लाने पे, पैसा आएगा तभी मिलेगा। तो उससे क्या हो गया, पूरा कल्चर शिफ्ट हो गया पैसा कंपनी में लाने के लिए। एक बार बाइजू कंपनी के बारे में आप सब जानते हैं कि इसके यहाँ सेल्स का जो है ना, बहुत गंदे तरीके से सेल्स करवाते थे। आप में से बहुत लोगों ने फेस भी किया होगा। तो उसमें क्या हो जाता था कि 50% जो भी उनका सेल्स टारगेट था ना, वो पूरा कर नहीं किए तो फायर हटा देता था वो। नतीजा वहां एक गलत प्रैक्टिस क्या शुरू हो गया। अब मैं हूं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक मेरा दोस्त है। तो वो क्या करते थे आपस में, ये दोस्त ना फॉल्स परचेस सेल कर देते थे। ठीक है, फॉर्म भर दिए, 5,000 का पेमेंट किए और चेक डाल दिए। फिर क्या है, फॉल्स सेल के बाद में उस सेल को कैंसिल कर दिए। हाँ, तो क्या है, नौकरी बचाने के लिए लोग गलत सेल्स दिखाने लगे, और कंपनी इंटरेस्टेड में थी सेल्स सेल्स सेल्स, सेल्स नहीं हुआ तो फायर कर देंगे। तो वो लोग क्या कहते हैं, फॉल्स सेल्स दिखाने के लिए ये इस सेल्समैन के बदले उस पर सेल्समैन ने सेल्स कुछ खरीद लिया, कुछ रिलेटिव का नाम वाम डाल के अगले हफ्ता कैंसिलेशन लगा दिया, फिर उसने उसके बदले ले लिया, अगले हफ्ता कैंसिलेशन दिखा दिया। मान लो किसी की सैलरी तो 60,000 रुपीज है, वो 5,000 एक्सपेंस करके 60,000 अपनी बचा लिया, तो उसको सस्ता लगता जाने तो 2-4-5 हजार का लॉस, लेकिन कंपनी को कितना बड़ा लॉस हो गया वो सोचिए। तो कंपनी केवल ट्रैक क्या कर रही थी, कितना सेल हुआ, ये नहीं ट्रैक कर रही थी कि कितना पैसा इस बंदे ने लेकर के आए। तो नतीजा वहां पर ये बायजू की बैंड बच गई, और आज देखिए ये बंद भी हो गई। ठीक है, एक बार हुआ था कि उसके पास जब बहुत ज्यादा सेल में कमी आ गई थी, तो उसने सीधे सीधे क्या किया कि सबकी सैलरी रोक दिया, और सीधा लगा दिया उसने क्या, फरवरी 2024 में कि जितना कैश कलेक्ट करके लोगे उसका 50% दे दो। तो नतीजा सब कैश कलेक्शन करने में लग गया, लेकिन जब तक ये सब मेजर बायजू ने लिया तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी, और वो बंद भी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट क्लोजर के कगार पे आ गई। सो होता क्या है कि जहां पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ता है। अगर हम पैसा पर फोकस करेंगे, कैश कितना आया तो कैश पर ध्यान दिया जाएगा, और जब हम जहां पर क्या ध्यान देते हैं वो बढ़ता है। अब आप जैसा गोल हम सेट करते हैं ना, वैसी हमें तैयारी करनी चाहिए। समझो, सपोज कीजिए कि आपको लोकल ट्रेवल करना है, तो आप बाइक से भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सपोज मुंबई में रहता हूँ, मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो व्हीकल वैसा ही लेना होगा, बिना ट्रेन बिना फ्लाइट के मैं नहीं जा सकता। अमेरिका जाना है तो बिना फ्लाइट के, तो वैसा ही जैसा आप गोल करेंगे ना, वैसा व्हीकल आपको चूज करना पड़ेगा। तो जब आप वैसा गोल करेंगे कि मेरे पास कैश बहुत आना चाहिए, कैश फ्लो बनना चाहिए, ऐसा जब गोल बनाएंगे, तो आपको अपने आप दिमाग चलेगा अब मैं क्या क्या करूं, कैसे करूं कि वो गोल अचीव होगा, और वैसा रास्ता आप निकालेंगे। ठीक है। सो जब
ये कंपनी की ग्रोथ की बात करेंगे ना, तो हमेशा सेल्स ही ग्रोथ इंडिकेट नहीं करता है। रियल ग्रोथ क्या होता है कि फर्म की वैल्यू कितनी बढ़ रही है। फर्म का वैल्यू बढ़ना इस बात पर डिपेंड करता है कि कैश का फ्लो हमारे यहाँ कितना अच्छा है। अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है तो फर्म का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, निगेटिव कैश फ्लो है तो आपके फर्म की वैल्यू छुटती चली जाती है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट आपको नहीं दिखता है लेकिन इनडायरेक्टली हर तरह से, क्योंकि जब आपके अच्छा कैश फ्लो होता है, हर कोई सपोर्ट करता है, हर जगह से आप को सपोर्ट मिलता है और फर्म की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जैसे ही निगेटिव कैश फ्लो होता है, उल्टे साइकिल में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 ड्राइवर ऑफ कैश फ्लो। उसको बताने से पहले मैं अपना एक मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में 2 मिनट में बता दूं कि जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, तब देखो मैंने क्यों बनाया मेंटर। इस इस जो हमारा रेगुलर सेशंस होते हैं उसमें हर दिन मैं वर्कशीट देता हूं। हमारे ऑफिस से हर हफ्ता एक फॉलो अप कॉल जाता है, लेकिन शायद ही कोई इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब 10% से ज्यादा लोग तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। कुछ लोग तो बोलते हैं हाँ मिला है, देखा ही नहीं हूं, दिखा भी है तो किया नहीं है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास क्या हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि मैं करने के बाद किसी को बोल। जैसे बच्चे को असाइनमेंट मिलता है और टीचर पूछती है तो नेक्स्ट डे उसको बना के ले जाना, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है तो करता नहीं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। फाइन। जब आप हमारे से हर 15 दिन पर मिलते हैं तो पिछले दिनों जो क्या डिस्कस किए थे करने का, आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि जाना है, बताना है। तो नतीजा क्या हो जाता है, ये सारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, आपका इंप्लीमेंट हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी बोलती है। मेंटरशिप में आपको स्ट्रक्चर मिलता है, हम वीक बाय वीक हमारा प्लान बना हुआ है कि पहले वीक ये करना है, दूसरे वीक ये करना है। तो एक स्ट्रक्चर मिलता है, अकाउंटेबिलिटी होती है और ये आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है। जो आपका एग्जीक्यूट होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके यहाँ इंप्लीमेंट होता है, तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है, पहला जो कोर डिलीवरेबल है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑनर को ऑपरेशनल एक्टिविटी से दूर करते हैं कि डे टू डे जो ऑपरेशन है ना उस पर कम ध्यान दो। कम से कम 80% अपने आप को उससे अलग कर लो, 20% ही वहां ध्यान दो। जब वो ऑपरेशनल एक्टिविटी से बंदा जो ऑनर है या टॉप टीम है वो फ्री होता है, तो उसको कहाँ ध्यान देना चाहिए, मार्केट फेसिंग एक्टिविटी पर और अपने विजन पर। मतलब कस्टमर, पार्टनर, शेयर होल्डर, मार्केट का कंपटीशन, ये सब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क क्रिएट करना, वेंडर के साथ रिलेशन, सप्लायर के साथ रिलेशन, यहाँ पर जब टॉप वाले लोग ध्यान देते हैं ना तो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होता है और बाकी सब लोग मिलके डे टू डे एक्टिविटी चलाते हैं। तो ये जो पहला शिफ्ट क्या है कि ओनर या टॉप मैनेजमेंट को इंटरनल चीजों पर नहीं, एक्सटर्नल चीजों पर ध्यान देना, अपने विजन पे ध्यान देना, और बाकी लोगों को रेगुलर एक्टिविटी में लगाना। ये सब जब हम करते हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कैश फ्लो हमारा अच्छा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, फर्म का वैल्यूएशन बढ़ता है, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे एम्प्लॉय हो, कस्टमर हो, शेयर होल्डर हो, सबको फील होने लगता है कि कंपनी में कुछ मीनिंगफुल प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, सो अभी मैं ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, ये महीने में 2 बार मैं मिलता हूँ, 1-1 घंटे के लिए लोगों से। ये सिंपली उसके लिए नहीं है जो सीरियस नहीं है, ये उनके लिए है जो सीरियस हैं, जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो अपने आप को अकाउंटेबल रखना चाहते हैं। तो ऐसे सीरियस मैं एट ए टाइम 5 लोगों के साथ काम करता हूँ। ज्यादा लोग का भीड़ नहीं, 5 बिजनेस में एट ए टाइम लेता हूँ, उसको ग्रो करा के आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, जो कोई चाहते हैं हम इसको समझना, तो उसके लिए मैं एक क्लैरिटी सेशन लेता हूं जिसमें मैं आपके बिजनेस को एनालिसिस करता हूं, उसका हेल्थ चेकअप करता हूं, गैप एनालिसिस करता हूं। आपको पता चल जाता है कि बिजनेस में मेरा कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ काम करने की जरूरत है। उसके बाद आपको मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है या नहीं ये भी डिसाइड करते हैं। आपको लगता है सूटेबल है तो हम बताते हैं मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम का क्या चार्ज वगैरह है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये क्लैरिटी सेशन तो आप जरूर अटेंड करिए कि आपको पता चले कि आपका बिजनेस कहाँ है और क्या रहना चाहिए, गैप एनालिसिस हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं
वो इंटरेस्टेड वर्ड मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए या मेरे टीम को भेजिए या यहाँ करिए, हम जुड़ेंगे और क्लैरिटी सेशन लेंगे। ठीक है, अगले 5 मिनट में 5 ड्राइवर्स ऑफ कैश फ्लो की चर्चा करते हुए अपने सेशन को हम खत्म करेंगे। पहला, पैसा आएगा कहां से? सेल्स से। सो सबसे डोमिनेंट ड्राइवर है सेल्स। ठीक, इसमें इसमें सेल्स की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको एक ब्रेक इवन एनालिसिस करने आना चाहिए। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि ऐसा इतना सेल्स जिससे कि जितना हमारा खर्च है वो कवर हो जाए। फाइन, इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन। अब देखो, कंपनी में दो तरह के खर्च होते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, सेल हो या ना हो, वो खर्च जा ही जाना है। जैसे सेल, रेंट है, सैलरी है, ईएमआई है, ये सब क्या हो गए? फिक्स को। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो वो खर्च ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम करेंगे तो वो खर्च कम होगा। तो जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स का इंसेंटिव वेरिएबल, अगर सेल ज्यादा हुआ तो ज्यादा देना होगा, नहीं कम हुआ तो कम। डिलीवरी कॉस्ट, ये सब क्या है? वेरिएबल। तो जब आप सेल करते हैं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स है, वेरिएबल निकाल दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद जो पैसा बचा उसी से आपको फिक्स कॉस्ट कवर करना है। जैसे मान लिया आपने 10 लाख का सेल किया, उसके प्रोडक्शन में 3 लाख का खर्च लग गया, सेल्स में लग गया 2 लाख, तो 5 लाख रुपया बचा या 4 लाख बचा। उस 4 लाख में से ही हमें रेंट, सैलरी, ये सब देखना है। तो ये कैलकुलेशन हमें करना होता है कि मैं कितना सेल करूं कि वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद मेरा फिक्स कॉस्ट एटलीस्ट कवर हो जाए। तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, कि इतना सेल करूंगा तो मैं नो लॉस प्रॉफिट में हूं, इससे ज्यादा सेल हुआ तभी हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो ये फिगर हमें पता होना चाहिए। तो जो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद जो पैसा बचा, उसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसमें से हमें फिक्स कॉस्ट कवर करना पड़ता है। ठीक है। सो अगर आपको फिक्स कॉस्ट बढ़ाना है तो सेल बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स टारगेट अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होगा। तो ये एनालिस करने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि सेल्स का हम टारगेट क्या रखें, अभी किधर बढ़ावें घटावें। ठीक है, तो एक ब्रेक इवन एनालिसिस कीजिए। एक चीज आप में से सभी लोग व्हीकल चलाते हैं, आप देखेंगे कि जो लाइट नॉर्मल लाइट जो गाड़ी होती है, वो अगर बहुत स्लो चले तभी माइलेज कम देगी। लोकल में अगर 8, 10, 15 के स्पीड में चलते हैं तो गाड़ी की माइलेज कम होती है। और बहुत स्पीड में चलता है, 120, 130, 150, वहां पर भी माइलेज कम हो जाती है। गाड़ी सबसे अच्छा माइलेज देती है जब 40, 60 की स्पीड में चलती है। वैसे ही आपका बिजनेस भी बहुत स्लो चलेगा, लॉस में रहेगा। बहुत फास्ट ग्रो कराने की कोशिश करेंगे तब भी रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ऑप्टिमल स्पीड से जब चलेगी तब रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होता है। तो ये ध्यान रखने का कि हमको किस स्पीड से चलाना है। सेल्स बहुत बढ़ाने की कोशिश नहीं करने का, बहुत कम नहीं करने का, एक ऐसे स्पीड से ले जाने का जहां पर कि हमारे रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइज, जैसे गाड़ी के फ्यूल का यूटिलाइजेशन अच्छा होना ही हुआ, अच्छा माइलेज मिलना। तो वो ऑप्टिमम लेवल पे गाड़ी को चलाने का। तो सेल्स हमें बढ़ाना है, प्रॉफिट नहीं बढ़ाना है। इतना ना सेल्स बढ़ा दें कि उल्टा और हमारा प्रॉफिट कम हो जाए। मैं मिलता हूँ 1-to-1 सेशन में, मैक्सिमम बिजनेस ओनर, मैन्युफैक्चरर का प्रॉब्लम है कि वो हर साल अपना सेल्स टारगेट बढ़ा देते हैं कि रेवेन्यू ज्यादा आवे। लेकिन ज्यादातर केस में मैं देखता हूँ कि वो सेल्स टारगेट बढ़ाते हैं, रेवेन्यू आ जाता है ज्यादा लेकिन प्रॉफिट घट जाता है। और नतीजा उनका कैश क्राइसिस और बढ़ जाता है। तो मतलब और परेशानी में बढ़ जाते हैं। तो आपको सेल्स बढ़ाना है लेकिन इतना ना बढ़ाना है कि आपका प्रॉफिट ही घट जाए और आपकी परेशानी बढ़ जाए। सेल्स मॉडरेट अमाउंट में बढ़ावे। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि मीडियम स्पीड से गाड़ी को चलाने का, बहुत सेल्स बहुत बढ़ाने की कोशिश नहीं करने का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अगर ले सकते हैं तो ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कैश फ्लो? 2, 4, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, अभी 5 मिनट और बाद हम सेशन खत्म करेंगे। मोर सेल्स ऑलवेज मीन मोर प्रॉफिट, सेल्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो, कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट कंसिस्टेंट कैश फ्लो, सेल्स शुड ओनली बी ट्रैक्ड एट ए ईयर एंड। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? हाँ, आया आया।
आयशा सी, मानसी सी, यस, कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट कंसिस्टेंट कैश फ्लो, शशांक सी, वेरी गुड। तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फाइन। अब ग्रॉस मार्जिन, दो तीन टर्म और समझेंगे, उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे। ग्रॉस मार्जिन का मतलब क्या हुआ? सेल्स होने के बाद जो डायरेक्ट कॉस्ट लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो हटा दें, लेबर मटेरियल, तो जो पैसा बचा वो है ग्रॉस मार्जिन। इस ग्रॉस मार्जिन में से हमें क्या करना होगा? बहुत सारे खर्च हटाने पड़ेंगे। ठीक है। तो जो ये ग्रॉस मार्जिन आया, सेल करने के बाद उसके प्रोडक्शन में जो खर्च लगा, उससे जो पैसा बचा, उसी पैसे से अभी ऑपरेशनल ओवरहेड, फाइनेंस, इनकम टैक्स, ये सब हमें करना है। तो ग्रॉस मार्जिन सफिशियंट होना चाहिए, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और सेल प्राइस, उसके बीच का जो गैप है, मार्जिन है, वो सफिशियंट रहना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? कि नए लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, मैं कम प्राइस में अच्छी सर्विस दूंगा। ये नहीं हो सकता है। अच्छी सर्विस में अच्छा खर्च लगता है, उसके लिए अच्छा चार्ज हमें करना पड़ता है। दूसरी बात कि कोई जरूरी नहीं है कि आप प्राइस कम करेंगे तब लोग आपका सेल बढ़ ही जाए। जब आप प्राइस कम रखते हैं तो आपके सर्विस और आपके प्रोडक्ट का वैल्यू भी लोग कम आंकते हैं। नतीजा, लो प्राइस रखने से कभी कभी सेल्स घटता भी है। ऐसा नहीं है कि लो प्राइस रखने से हमेशा सेल्स बढ़ता भी है। तो बहुत अच्छे तरीके से प्राइस डिसाइड करना चाहिए। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं लो प्राइस में अच्छी क्वालिटी दूंगा, नंबर वन। नंबर दो, प्राइस कम रहेगा तो सेल बढ़ जाएगा। नहीं ऐसा होता है। उसके बजाय स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए कि मैं मतलब सफिशियंट मार्जिन रखूंगा, कम सेल करूंगा लेकिन अच्छा सेल करूंगा, अच्छे प्रॉफिट में काम काम करूंगा। नतीजा क्या होगा? हमारा गोल क्या है? प्रॉफिट बढ़ाना, रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है। अप्रोप्रिएट चार्ज करना, कैश फ्लो कंट्रोल करना, प्रॉफिट बढ़ाना और सुकून के साथ काम करना। ठीक है। सो अभी क्वेश्चन छोड़ता हूं। एक जो एस टी है, ठीक है, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इसमें सिंपल बात है कि जो भी नॉर्मल सेल्स में जो एक्सपेंस आया या जनरल एक्सपेंस आया, ठीक है, सर्विस बिजनेस में तो यही सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपका रॉ मटेरियल एक पहला एक्सपेंस होता है और सेकेंड नंबर पर ये एसजी आ जाता है। इसलिए सब सिंपली बात है, कौन कौन खर्च आ जाता है? सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, ठीक है, लाइट बिल है, रेंट है, ये सब सर ये सेलिंग जनरल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? जब बिजनेस अच्छा चलता है ना, ये हमारा एसडीए बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही कैश की कमी आती है तो हमारे पास क्या हो जाता है? कॉस्ट कट। कॉस्ट कट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बिना सोचे जहां जहां पर लगता है कि इमीडिएट इस खर्च को रोक सकते हैं, वो रोक देते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेनिंग बंद कर दो, ठीक है, अब ट्रेनिंग एड अभी रोक दो। अब ट्रेनिंग रोक दिए, उसका इमीडिएट प्रभाव तो नहीं है। एडवर्टाइजमेंट अभी रोक दिए, इमीडिएट प्रभाव नहीं है, काम चल रहा है, जो कस्टमर है उसी को अच्छी सर्विस दो, अभी ऐड रोक दो। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा? अगर आज इंप्लॉय को ट्रेनिंग नहीं मिली तो फ्यूचर में उस पर उसका इम्पैक्ट करेगा। आज ऐड हम नहीं चलाए तो फ्यूचर का पाइपलाइन कम हो जाएगा। तो जो आनंद फानन में जो कॉस्ट कटिंग होती है बिना प्लानिंग की, वो नेगेटिव हो जाता है। तो उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि एससीओ को बढ़ने ही नहीं देना। जब बिजनेस अच्छा भी कर रहा है तो खर्च को बहुत हिसाब से बनाने का, कि ऐसा स्थिति ना आवे कि हमें कट करना पड़े। राइट, यही इसमें। चौथा, रिसीवेबल्स। ये सबको पता है कि मैंने शुरू से अभी आज पढ़ते रहे कि जब हमने सेल कर दिया और मार्केट में पैसा आया नहीं है तो हाथ में नहीं है। तो कैसी स्ट्रेटजी बना दें कि हमारा रिसीवेबल कम से कम रहे, ज्यादातर हम कैश में काम करें। जिसको हम क्रेडिट पर दें तो पास्ट ट्रैक के हिसाब से क्रेडिट पर दें कि जहां से आना श्योर हो। इनकेस नहीं आ पाया तो जो रिसीव कर मतलब रिकवरी का जो प्रॉपर प्रोसेस है, मतलब नॉट ओनली रिकवरी, उससे पैसा रिसीव करने का प्रॉपर फॉलो अप, कभी वार्निंग, कभी सर्विस रोकना, नहीं हो तो लीगल एक्शन लेना, रिकवरी एजेंट को दे देना, ये सारे हथकंडा अपनाना चाहिए। लेकिन मार्केट से पैसा निकाल के लाना चाहिए। नहीं तो हम सेल करके सब पूछ लगा दिए, अपना इन्वेस्ट कर दिए, सेल कर दिए, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है तो वो कौन सी बात हो गई? वो तो मूर्खता हो गई। ठीक है। और इन्वेंट्री, लास्ट पॉइंट,
इन्वेंट्री में क्या हो जाता है, अब दो जगह इन्वेंट्री फंसता है। रॉ मटेरियल का ज्यादा रखा हुआ है तो पैसा फंसा हुआ है, बना करके चीज रखा हुआ है तो पैसा फंसा हुआ है। बना करके कम माल रखेंगे, मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो हमारा मार्केट सप्लाई प्रॉब्लम आएगा। इन्वेंट्री का स्टॉक कम है तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों के बीच में बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है, कि न कम हो न ज्यादा। इसीलिए पूरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरी पढ़ाई होती है कि इन्वेंट्री ऑप्टिमम कितना रखे, रॉ मटेरियल का भी, मार्केट में भी जाने का। तो मार्केट में जो हम प्रोडक्ट डालते हैं ना, उसके इन्वेंट्री का सिंपल सा बात है, कितना रखना चाहिए, उसमें एबीसी प्रिंसिपल चलता है कि ए टाइप का जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, उसका स्टॉक तो कभी छटना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलिंग नहीं है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, उसकी इन्वेंट्री कम रखनी चाहिए, ठीक है। जो लेस इंपॉर्टेंट है, जो उसको ए टाइप का सबसे ज्यादा, बी वाले का सबसे कम, सी वाले का एकदम ही नहीं, उसको चाहे तो हम हटा भी दे। तो यहां पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट को रखना है, किस प्रोडक्ट को मार्केट से आउट करना है। एक सिंपल 80-20 रूल जो होता है कि कंप्यूटर का 20% बग ही 80% क्रैश कराता है, 20% कस्टमर ही 80% प्रॉफिट देता है, 20% स्टाफ ही 80% रिजल्ट देता है, उसी तरह से 20% प्रोडक्ट ही किसी कंपनी का 80% प्रॉफिट देता है। तो बाकी सब प्रोडक्ट जो कम सेलिंग है, जो नाम के लिए है, ब्रांड के लिए, उसको आउट करते रहने का धीरे धीरे, हमेशा वैसे प्रोडक्ट पर ही ध्यान देने का जो फास्ट मूविंग हो। तो इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से ध्यान से मैनेज करना, यह भी कैश ड्राइवर का एक पहला अच्छा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आज हमने पढ़ा कैश और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। आज हमने देखा कि ग्रोथ के लिए कैश की जरूरत होती है, पहले हम कैश लगाते हैं तब ग्रोथ आता है। तो ग्रोथ उतना ही प्लान करना चाहिए जो हमारे कैपेसिटी के अंदर हो। कैश फ्लो माइंडसेट हमारे कंपनी में डेवलप करना चाहिए। और फिर हमने देखा कैश ड्राइवर, सेल्स, ग्रॉस मार्जिन, एसजीए, रिसेबल एंड इन्वेंट्री। कोई क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक? कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई फीडबैक? एक बार फिर से बोलता हूं, आप लोग अटेंडेंस बना दीजिए कि मैं आपका वर्कशीट भेज सकूं। कैसा लगा यह सेशन? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई सजेशन, कोई फीडबैक? थोड़ा टफ सब्जेक्ट है फाइनेंस की स्टडी करना, लेकिन बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो करना ही करना होगा। जो वर्कशीट दिए हैं उस पर वर्क करिए, कोई दिक्कत आती है तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, फिर कुछ। वेलकम नेहा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आयशा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए फिर। हाँ, बाय बाय।